हेलो एवरीवन, लेक्चर नंबर 34 देखेंगे एंशिएंट टू मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो मुग़ल एम्पायर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने स्लाइड में जो पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन हम डिटेल में इनके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब हम सेंट्रल एशियन बाबर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम मंगोल्स को देखेंगे कि पहले कि 14th सेंचुरी में क्या हुआ था मंगोल्स के साथ। तो मंगोल एम्पायर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था 14th सेंचुरी में। तो मैं साथ साथ लिख भी देती हूँ कि जो मंगोल एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। ठीक है, डिसइंटीग्रेटेड कब? इन 14th सेंचुरी। ठीक है, अभी मैं आपको ना ये बता देती हूँ, ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ अभी इसके अंडर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे हम पॉइंट्स के बारे में पढ़ते जाएंगे तो मैं उसको अंडरलाइन करती रहूँगी। ठीक है, उसके बाद तैमूर ने जो है वो ईरान एंड तुरान वाले रीजन में दोबारा से उन दोनों को यूनाइट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अंडर वन रूल ले आया वो। ठीक है, किसकी बात हो रही है? तैमूर को। आपको याद होगा कि तैमूर जो है वो इंडिया पे खिज़र खान को नॉमिनी बना के चला गया था और फिर उसने ईरान एंड तुरान को जो है यूनाइट कर दिया वंस अगेन। ठीक है, तो ईरान एंड तुरान को। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो है शाहरुख मिर्ज़ा, और मतलब तैमूर की डेथ हो जाती है ना 1404 में, तो उसके बाद आता है शाहरुख मिर्ज़ा। ठीक है, ये एक्सपेंड करता है एम्पायर को और पैट्रनाइज करता है आर्ट एंड लिटरेचर को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उज्बेकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में दो मतलब जगह का नाम है, एक है समरकंद, ये तो है उज़्बेकिस्तान में, और हेरात ये है अफ़गानिस्तान में। ये कल्चरल साइट्स बन जाती हैं। ठीक है, अंडर द रेन ऑफ, जिसकी हम बात करें शाहरुख मिर्ज़ा की। ठीक है, तो इसमें हमने ये तीन चीज़ें पढ़ी हैं कि मंगोल एम्पायर 14th सेंचुरी में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तैमूर जो है वो वंस अगेन इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर देता है ईरान एंड तुरान का, 1404 में इसकी डेथ हो जाती है, और फिर शाहरुख मिर्ज़ा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं पावर ऑफ तैमूरिड्स डिक्लाइन की। जब तैमूर की जो पावर है वो कैसे डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, जो तैमूर के अंडर पावर होती है, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने सेंट्रल एशियन बाबर वाला सब डिस्कस किया। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ तैमूरिड्स डिक्लाइन कैसे होती है। तो तैमूर की डेथ के बाद, जो कि 1404 में इसकी डेथ हो जाती है, इसके बाद इसके जो सन्स आ जाते हैं, ठीक है, उनके बीच में टसल जो है वो स्टार्ट हो जाती है कि मैं राजा बनूंगा, और इसी के बीच में जो है वो राजा जो है किसी और को मतलब अनदर गेन द अपॉर्चुनिटी टू बिकम द किंग। ठीक है, और ये दोनों जो है आपस में, मतलब दोनों नहीं, जो भी इसके सन होते हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे यूनिटी नहीं दिखाई दे रही है और अदर्स को एडवांटेज मिलता दिखाई दे रहा है। ठीक है, और नॉर्थ वाली साइड में टर्को मंगोल ट्राइब थी, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी, और उज्बेक जो थे वो ट्रांस ऑक्सेनिया वाली साइड पे थे। और आपको ये बात याद रखनी है कि जो उज्बेक्स थे, मतलब जो उज्बेकिस्तान में थे, वो सुन्नी कल्ट से रिलेटेड थे। ठीक है, और जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट में कौन सी डायनेस्टी ने ईरान पर मतलब डोमिनेशन दिखाया अपना, तो वो थी सफ़ाविड। तो सफ़ाविड डायनेस्टी जो थी वो ईरान में थी, वेस्ट वाली साइड में थी। ठीक है, और ये जो है वो सपोर्ट करते थे किसको? शाइट्स को। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा उसमें बना के दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये ईरान है, ठीक है, और नॉर्थ में हमने बात की पहले, और एक हमने वेस्ट में बात की। तो वेस्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन थी? सफ़ाविद डायनेस्टी। तो ईरान के वेस्ट में सफ़ाविद डायनेस्टी थी, और आपके नॉर्थ में कौन थे? उज्बेक्स थे, जो कि सुन्नी कल्ट से रिलेटेड थे। तो ये यहाँ पे बार बार अटैक कर रहे थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं ओटोमन टर्क्स की। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ओटोमन टर्क्स की। तो वेस्ट ऑफ ईरान जो था, उनकी जो पावर थी वो काफ़ी सारी ग्रो हो रही थी। तो वेस्ट ऑफ ईरान अभी मैंने आपको समझाया कि मान लीजिए ये ईरान है, तो इसकी वेस्ट में जो है वो ओटोमन टर्क्स की जो एम्पायर है वो एक तरह से पावर जो है वो ग्रो हो रही थी। ठीक है, और इनमें जो है वो कन्फ्लिक्ट्स भी था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हर तरह से जो है वो अटैक शुरू हो रहा था। ऊपर से उज्बेक्स आ रहे थे, है ना, तो वो
मतलब अटैकिंग तो सारी तरफ से चल रही थी, लेकिन ये ऑटोमन टर्क्स जो थे ये मतलब अपना एस्टेब्लिशमेंट करने में कामयाब हुए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बाबर की, जैसे कि हमने इस पॉइंट में लिखा ही हुआ है। तो इसने जो है बाबर ने सक्सीड किया टू द फरगना इन द 1494 में। तो 1494 में इसने सक्सीडेड टू फरगना। तो ये क्या था, ये ट्रांस और ज़ैनिया ही था, ठीक है। और बाबर ने भारत में किसको डिफीट किया था, तो इब्राहिम लोदी को इसने डिफीट किया था। तो इब्राहिम लोदी को जो है भारत में बाबर ने डिफीट किया था इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। अभी जाके हम आगे सारा ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसने ट्राई किया टू कॉन्कर द समरकंद फ्रॉम हिज अंकल। तो अपने चाचा से जो है समरकंद, जो कि किस में था, उसमें उज़्बेकिस्तान में, है ना, क्योंकि हेरात जो था वो आपका जो है वो अफ़गानिस्तान में था, और दोनों जो है वो कल्चरल साइट्स थी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। तो इसने अपने अंकल से समरकंद जो है वो कॉन्कर करने की कोशिश की, किसने, बाबर ने, ठीक है। और समरकंद जो था उसको इसने 2 बार जीत लिया था, और साथ ही साथ में लॉस्ट भी कर लिया था, मतलब जीत भी चुका था और लॉस्ट भी कर चुका था, ठीक है। उसके बाद आते हैं शैबानी खान। तो ये माना जाता है बाबर का सबसे जो एनिमी था, सबसे बड़ा एनिमी था शैबानी खान। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाबर की। कलर चेंज कर लेती हूँ, आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये कौन था, ये भी एक उज़्बेक चीफ ही था, ठीक है। और कॉल टू डिफीट बाबर, तो बाबर को हराने के लिए इसको बुलाया गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बाबर ने जो है वो अपने अंकल से समरकंद जो है वो जो है जीत लिया था, कॉन्कर कर लिया था, लेकिन साथ ही साथ में जीत भी जाता था और वो लॉस्ट भी कर जाता। वो लॉस्ट इसी के कारण करता था क्योंकि सॉरी, ये बाबर नहीं पढ़ रहे हम, यहाँ पे ये ठीक करना पड़ेगा, ये शैबानी खान पढ़ रहे हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। तो क्योंकि इसको बुलाया गया था इसको हराने के लिए, तो ये तभी विन कर लेता था और लॉस्ट भी कर लेता था, क्योंकि जो समरकंद था अब शैबानी खान जो है वो जीत लेता था और डिफीटेड रेस्ट ऑफ द तिमुरिड किंगडम। मतलब शैबानी खान ने पूरे जो तिमुरिड किंगडम था उसको भी हिला के रख दिया था बाय डिफीटिंग देम, एंड फोर्स बाबर टू मूव टुवार्ड्स द काबुल, मतलब काबुल की तरफ जाने को कह दिया था शैबानी खान ने बाबर को, क्योंकि वो सारा समरकंद अपने अंदर कर लेता था, ठीक है। और इसने कॉन्कर कर लिया था उसको भी 1504 में। इसीलिए बोला जाता है कि जो शैबानी खान था ये फर्स्ट एनिमी माना जाता है किसका, ऑफ बाबर। तो ये ध्यान रखना आप। एंड ही ट्राई टू रिकन्क्वेस्ट द लॉस्ट लैंड फ्रॉम द उज़्बेक विद द हेल्प ऑफ हिज अंकल द रूलर ऑफ द हेरात। मतलब बाबर ने ऐसा नहीं कि हार गया तो चुपचाप बैठ जाएगा, जिस अपने अंकल से उसने वो मतलब एरिया लिया था छीन के, जब वो हार गया तो उसी अंकल के साथ मिलके उसने उसको दोबारा कैप्चर करने की भी कोशिश की। लेकिन अर्लियर जो बाबर था उसकी जो आइज़ थी वो भारत के ऊपर नहीं थी, वो जो है वेस्ट वाली साइड में ही थी। लेकिन जब समरकंद हाथ से चला जाता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता, तो वो इंटरेस्टेड हो जाता है कि भारत की तरफ उसका रुख बन जाए, ठीक है। तो क्योंकि जो शैबानी खान था उसने जो है हेरात वाला एरिया भी अपने अंडर कर लिया था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सफ़ाविद वर्सेस शैबानी खान। तो इनमें क्या चलता है, एक मिनट, अब हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो ये भी उज़्बेक सी होते हैं, ठीक है। और शैबानी जो है वो आखिर में उसको मार दिया जाता है और बाबर रीअटेम्प्टेड टू कॉन्कर द समरकंद। अब क्या होता है, शैबानी खान ने तो काफ़ी सारी कोशिशें की, समरकंद जो है उसके ही अंडर रहे और बाबर को वहाँ से उसकी नज़रें हटा दी कि तू यहाँ पे आके मत कर। लेकिन अब क्या होता है, अब ये शैबानी खान मर गया, अब बाबर के पास दोबारा चांस था कि वो रीअटेम्प्ट करे कॉन्कर करने के लिए क्या, समरकंद, ठीक है। उसके बाद अब इसने समरकंद किसकी हेल्प ली, पहले इसने जो है अपने चाचा को वहाँ से हटाया था और फिर विन किया था,
फिर लोस्ट किया था, जब लोस्ट किया था फिर अंकल के साथ मिलके उसको पाने की कोशिश की, लेकिन शेबानी खान ने उसको कोई मौका नहीं दिया। अब शेबानी खान के मरने के बाद समरकंद पाना चाहता था बाबर विद द हेल्प ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, अब किसके साथ, ईरानियंस के साथ मिलके, ठीक है। और ये सच में बैठ भी जाता है, सैट ऑन थ्रोन एंड बिकेम द गवर्नर, बट इसको कोई पसंद नहीं करता वहाँ पे। उज़्बेक जो है वो रिकवर्ड हो जाता है, डिफीटेड कर देते हैं बाबर को, मतलब जो उज़्बेकिस्तान के जो वहाँ पे लोग थे, उज़्बेक्स थे, वो बाबर को पसंद नहीं करते और इसको डीथ्रोन कर देते हैं, इसीलिए डिफीट हो जाता है बाबर वहाँ से भी, और फिर वापस जाके बैठ जाता है कहाँ पे, काबुल पे, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। तो अब जो है बाबर का टाइम आ गया था कि वो अपना रुख करे किसकी तरफ, इंडिया की तरफ, क्योंकि अब इसके पास ना काबुल बचा है ना समरकंद उसे मिल रहा है, क्योंकि अब मिला भी है ईरानियंस की हेल्प से, तो अब उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो डिफीट हो गया है, ठीक है। तो अब टाइम आ गया है कि बाबर जो है वो भारत की तरफ ध्यान करे समरकंद से हटाकर, और इसी कारण से बाबर जो है वो भारत में एंट्री लेता है। और मैंने आपको बताया था कि बाबर को कौन से लोग बुलाते हैं भारत में, ठीक है। तो राणा संगा और नोबल्स ऑफ द इब्राहिम लोदी जो है वो बाबर को भारत बुलाते हैं, ये भी एक रीज़न था कि वो भारत आया, ठीक है। और जैसे कि मतलब इसने ये सोचा था कि अब टाइम आ गया था कि बाबर को समरकंद से ध्यान हटाना है और इंडिया पर लेके आना है, एंड ही थॉट, जैसे कि उसने ग्रैंडफादर, उसके जो बाबर के जो ग्रैंडफादर थे तैमूर ने प्लंडर किया था इंडिया, वैसे ही अब हम करेंगे। मतलब बाबर ने ये सोचा था कि जैसे उसके दादा ने किया था ना, तैमूर ने, जो तैमूर इसका दादा था, ठीक है। तो जब तैमूर ने इसने किया था तब बाबर ने यही सोचा था कि हम भी भारत को लूट के आएंगे, लेकिन आगे जाके क्या होता है, बाबर जो है भारत का ही बन के रह जाता है, और फिर वहाँ से पूरी स्टोरी इनका ख़ानदान चलता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ना कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया करेंगे, ये थोड़ा काफ़ी इससे थोड़ा सा हट के, और नेक्स्ट लेक्चर में ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो जाएगी, फिर समझ नहीं आने का, ठीक है। थैंक यू।